नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज की इस वीडियो में हम अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस की शक्तियों और उसके कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, कांग्रेस की शक्तियां तथा कार्य क्या हैं? इसमें सबसे पहला बिंदु आता है कि कानून निर्माण संबंधी कार्य। इससे पूर्व हमें ये जानना होगा कि ये सब कहाँ लिखा हुआ है, संविधान में किस किस शक्तियाँ क्या होंगी, कार्य क्या होंगे। और एक आपके लिए दिलचस्प बात हो सकती है कि भारत में तो एक राजनीतिक दल का नाम कांग्रेस है, जबकि अमेरिका में वहाँ की संसद को ही क्या कहते हैं, कांग्रेस। और उसके दोनों सदनों को क्रम से क्या कहते हैं, पहले को तो प्रतिनिधि सभा और दूसरे को सीनेट। तो वहाँ की जो संसद है अर्थात कांग्रेस है, उसकी शक्ति तथा कार्य क्या है? संविधान के पहले अनुच्छेद में कहा गया है कि इसके अंतर्गत प्रदान की गई व्यवस्थापन संबंधी समस्त शक्तियाँ यूएसए राज्य की एक कांग्रेस में निहित होंगी। लेकिन व्यवहार में कांग्रेस को न केवल विधायी बल्कि प्रशासनिक और न्यायिक शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। और इन शक्तियों का अध्ययन हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं कि पहला बिंदु हम ले सकते हैं कि कानून निर्माण संबंधी कार्य, लेजिस्लेटिव फंक्शन क्या है कांग्रेस का। कांग्रेस का पहला और सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है कानून निर्माण संबंधी ही। किसी भी संसद का हो, वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य कानून निर्माण संबंधी या विधि निर्माण के क्षेत्र में ही होता है। संघात्मक व्यवस्था होने के कारण इस संबंध में कांग्रेस को सीमित शक्तियां ही प्राप्त हैं, क्योंकि वो राज्यों के लिए कानून नहीं बना सकती। वो सिर्फ ऐसे क्षेत्र में कानून बना सकती हैं जो पूरे देश को प्रभावित करें। तो इसलिए कांग्रेस को कानून निर्माण के संबंध में सीमित शक्तियां प्राप्त हैं। कांग्रेस की विधायी शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 1 के 8वें उपभाग तथा शक्तियों का विस्तृत वर्णन 4थे अध्याय में दिया गया है। इस संबंध में कांग्रेस की शक्तियाँ 3 प्रकार की हैं: प्रदत्त, निहित और समवर्ती। प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत कांग्रेस को कर लगाने, उसे एकत्रित करने, ऋण चुकाने की व्यवस्था करने, देश की प्रतिरक्षा की व्यवस्था करने, मुद्रा के निर्माण और डाक तथा तार इत्यादि का प्रबंध करने की शक्ति दी गई है। कांग्रेस सर्वोच्च न्यायालय के अधीन अन्य न्यायालयों का गठन कर सकेगी और स्थल सेना तथा जल सेना के नियमन हेतु कानून बना सकेगी। कांग्रेस को कानून निर्माण के संबंध में अंतर्निहित शक्तियां भी प्राप्त हैं, जिनका उल्लेख संविधान के 4थे अध्याय में किया गया है। इन शक्तियों में बैंक तथा कॉरपोरेशन स्थापित करना, कृषि की सहायता और नियंत्रण, बिजली उत्पन्न करना तथा फालतू बिजली को बेचना, एक्सेस में अगर बिजली है तो उसको बेचना, विक्रय करना, सैनिक तथा जल सेना अकादमी स्थापित करना और सड़कों, स्कूलों, स्वास्थ्य बीमा इत्यादि पर धन खर्च करना भी शामिल है। समवर्ती सूची में वे विषय शामिल हैं जिन पर कांग्रेस तथा राज्यों के विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकते हैं, जैसे कि कर लगाना, ऋण लेना, न्यायालयों की स्थापना तथा व्यवस्था करना, बैंक व कॉरपोरेशन की स्थापना, लोगों के हित के लिए संपत्ति बनाना तथा सार्वजनिक कल्याण के लिए खर्च करना समवर्ती सूची में शामिल है। दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है कांग्रेस का वो है चुनाव संबंधी कार्य, इलेक्टिव फंक्शन। ये क्या होता है दोस्तों? अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव में अभी हुए हैं, आपने देखा होगा जो बिडेन वहाँ के प्रेसिडेंट इलेक्ट बने हैं, डोनाल्ड ट्रंप पुनर्निर्वाचित नहीं हुए। तो इसके मतों की गणना कांग्रेस के दोनों सदनों के सम्मुख होती है। यदि राष्ट्रपति पद के चुनाव में किसी भी उम्मीदवार को निर्वाचक मंडल का निरपेक्ष बहुमत, पूर्ण मेजॉरिटी नहीं मिलती, तो प्रतिनिधि सभा पहले 3 उम्मीदवारों में से राष्ट्रपति चुनने के लिए मतदान करती है। देखिए दोस्तों, जब राष्ट्रपति पद के लिए किसी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो ऊपर के जो 3 सबसे ज़्यादा मत लेने वाले उम्मीदवार हैं उन पर मतदान होता है प्रतिनिधि सभा में,
और जिसको सबसे ज़्यादा मत मिलते हैं वो जीत जाता है। ऐसे ही उपराष्ट्रपति के संबंध में है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए यदि किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो सीनेट द्वारा ऊपर के जो सबसे ज़्यादा मत प्राप्त करने वाले 2 उम्मीदवार हैं, यहाँ 2 हैं, राष्ट्रपति के लिए 3 हैं, तो ऊपरी सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले जो 2 उम्मीदवार हैं उन पर वोटिंग की जाती है और जो सर्वाधिक मत प्राप्त करता है उसी को सीनेट विजेता घोषित कर देती है। तो ये प्रावधान सीनेट के लिए किया गया है। प्रतिनिधि सभा के द्वारा अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सीनेट के द्वारा अपने उपसभापति का चुनाव किया जाता है। इसके अतिरिक्त कांग्रेस का प्रत्येक सदन अपने सदस्यों के चुनाव तथा उनकी योग्यताओं का निर्णय करता है। 1926 में फिलाडेल्फिया से विलियम एस बेयर और इलिनियोस प्रांत से फ्रैंक एल स्मिथ सीनेट सदस्य निर्वाचित हुए, किंतु सीनेट ने इन्हें इस आधार पर सीनेट में पद ग्रहण नहीं करने दिया कि उन्होंने अपने चुनाव में तय धनराशि से ज़्यादा खर्च की थी। चुनाव में खर्च की सीमा तय की गई है। हमारे यहाँ पर भी ऐसा प्रावधान है। आप स्थानीय निकायों के चुनाव से लेकर के सांसद तक के चुनाव में ये व्यवस्था देख सकते हैं, ताकि जो चुनाव हैं वो निष्पक्ष हो, धन बल से उसको प्रभावित ना किया जा सके। तो अमेरिका में भी ऐसा ही प्रावधान किया गया है। तो जब फिलाडेल्फिया और इलिनियोस से क्रम से विलियम एस बेयर और फ्रैंक एल स्मिथ सीनेट सदस्य निर्वाचित हुए तो उनको तय सीमा से ज़्यादा धनराशि खर्च करने के कारण सीनेट की सदस्यता से वंचित कर दिया गया। तीसरा जो कार्य है कांग्रेस का वो है कार्यपालिका संबंधी कार्य, एग्जीक्यूटिव फंक्शन है। संविधान के द्वारा कार्यपालिका संबंधी शक्तियां राष्ट्रपति को प्रदान की गई हैं, किंतु कांग्रेस और प्रमुखतया सीनेट राष्ट्रपति के इन कार्यों और शक्तियों में भागीदार है। राष्ट्रपति की नियुक्तियां करने और संधियां करने से संबंधित शक्ति पर सीनेट के द्वारा प्रभावशाली रूप में नियंत्रण रखा जाता है। युद्ध की घोषणा केवल कांग्रेस के द्वारा ही की जा सकती है। अगला बिंदु है प्रशासन का निर्देशन व नियंत्रण। कांग्रेस का एक कार्य, महत्वपूर्ण कार्य है ये भी, कि प्रशासन का जो निर्देशन करना है, उस पर कंट्रोल स्थापित करना है। तो ये कौन करेगा? कांग्रेस करेगा। कांग्रेस करेगी, संसद करेगी। कार्यपालिका विभागों से रिपोर्ट और सूचनाएं मांगकर इसके द्वारा निर्देशन और नियंत्रण की शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। कांग्रेस द्वारा प्रशासनिक एजेंसियों और सेवाओं की स्वयं व्यवस्था की जा सकती है तथा उनके द्वारा कार्य भी निर्धारित किए जा सकते हैं। अगला बिंदु है जांच पड़ताल करना। कांग्रेस जांच पड़ताल का अधिकार भी रखती है। निर्देशन और नियंत्रण से ही संबंधित कार्य जांच पड़ताल करने का है। कांग्रेस को प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच करने या अन्य किसी मामले की जांच करने के लिए जांच समिति नियुक्त करने का अधिकार है। वर्तमान समय में कांग्रेस के जांच पड़ताल करने से इस कार्य का महत्व बढ़ता जा रहा है और कांग्रेस ने अनेक महत्वपूर्ण विषयों में जांच कर शासन कार्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। अगला बिंदु है नवीन राज्यों को संघ में प्रवेश देना। कांग्रेस कानून द्वारा नवीन राज्यों को अमेरिकी संघ में प्रवेश दे सकती है। शुरू में हम देखें तो अमेरिकी संघ में 13 राज्य थे, जो कि अब वर्तमान में 50 हैं, और कांग्रेस ने कानून बनाकर ही इन राज्यों को संघ में प्रवेश दिया है। अगला बिंदु है दोनों सदनों के अनुशासन और कार्यविधि के संबंध में नियम बनाना। कांग्रेस को अधिकार प्राप्त है कि वह दोनों सदनों के सदस्यों से अनुशासन का पालन कराने के लिए नियमों का निर्माण करे। यदि कांग्रेस का कोई सदस्य सदन में अनुशासन भंग करे तो संबंधित सदन बहुमत से प्रस्ताव पारित कर उसे सदन से निष्कासित कर सकता है। अगला बिंदु है वित्तीय कार्य का। फाइनेंशियल फंक्शन क्या है कांग्रेस का, वो भी हम देखते हैं कि ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य है कि कांग्रेस राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण रखती है, कंट्रोल रखती है। यद्यपि वार्षिक बजट ब्यूरो के द्वारा राष्ट्रपति के निर्देशन में तैयार किया जाता है, लेकिन बजट कांग्रेस के द्वारा ही पारित किया जाता है और ऐसा करते हुए उसके द्वारा बजट में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाते हैं।
कांग्रेस अपनी इस शक्ति के आधार पर कार्यपालिका विभागों के कार्य संचालन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकती है। अगला बिंदु है दोस्तों न्यायिक कार्य। संविधान में कांग्रेस को यह भी अधिकार दिया गया है कि यदि देशद्रोह, भ्रष्टाचार या अन्य कोई घोर अपराध कर दिया तो राष्ट्रपति या अन्य किसी भी उच्च अधिकारी को महाभियोग के द्वारा वह पदच्युत कर सकती है, यानी पद से हटा सकती है। अब बात आती है कि अमेरिकी कांग्रेस और ब्रिटिश संसद की तुलना करें तो दोनों में क्या क्या चीज़ें हैं जो समानता रखती हैं, दोनों में विरोधी तत्व क्या क्या हैं, तो उनका भी अध्ययन करना जरूरी है। अमेरिका की राष्ट्रीय व्यवस्थापिका कांग्रेस ब्रिटिश संसद से मौलिक रूप से तो भिन्न है, और ब्रोगन ने कहा भी है कि अमेरिकी कांग्रेस संसदों की जननी से नितांत भिन्न है। दोस्तों, संसदों की जो जननी कहा जाता है वो ब्रिटेन की संसद को कहा जाता है, और इसीलिए ब्रोगन के ये शब्द मैंने उच्चारित किए हैं कि आपको ध्यान रहे कि ब्रिटेन की संसद है उसे संसदों की जननी कहा जाता है, और उससे अमेरिकी संसद यानी अमेरिकी कांग्रेस बिल्कुल अलग है। यह ब्रिटिश संसद से न केवल शक्तियों की दृष्टि से अपितु कार्यपालिका विभाग के साथ संबंधों में भी दोनों के अंदर हम भिन्नता देख सकते हैं। ब्रिटिश संसद विश्व की एकमात्र संप्रभु व्यवस्थापिका है और इसकी कानून निर्माण की शक्ति की कोई कानूनी सीमा नहीं है, वैधानिक सीमा नहीं है। इसके द्वारा किसी भी कानून का निर्माण किया जा सकता है। पहले से चले आ रहे किसी भी कानून में संशोधन किया जा सकता है या उसे रद्द कर सकती है ब्रिटिश संसद, और न्यायालय इस बात के लिए बाध्य है कि वे संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को मान्यता प्रदान करें तथा उसे लागू करें। आपको पता है कि ब्रिटेन में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था तो है ही नहीं, और ऐसी कोई सत्ता नहीं है जो संसद द्वारा पारित कानूनों को अवैधानिक घोषित कर सके। लेकिन अमेरिकी कांग्रेस एक संप्रभु संस्था नहीं है और इसकी शक्तियाँ प्रभावशाली प्रतीत होते हुए भी दो रूपों में बहुत ही सीमित है। पहली इसकी लिमिटेशन है, पहली इसकी सीमा है संघात्मक व्यवस्था के कारण। संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों में शक्ति विभाजन किया गया है और अनेक विषयों पर संघीय कांग्रेस द्वारा नहीं वरन इकाइयों के विधानमंडलों द्वारा ही कानूनों का निर्माण किया जा सकता है। उदाहरण के लिए शिक्षा, श्रम, पूंजी संबंधों, विवाह, तलाक और अन्य अनेक विषयों पर संघीय व्यवस्थापिका के द्वारा कानूनों का निर्माण नहीं किया जा सकता। इस प्रकार ब्रिटिश संसद तो ब्रिटेन में किन्हीं भी विषयों पर कानूनों का निर्माण करने में स्वतंत्र है, लेकिन अमेरिकी कांग्रेस केवल संघीय विषयों पर ही कानूनों का निर्माण कर सकती है। अमेरिकी कांग्रेस की शक्तियों की दूसरी सीमा सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। संघीय क्षेत्र के अंतर्गत भी कांग्रेस के द्वारा जिन कानूनों का निर्माण किया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय उसकी इस आधार पर परीक्षा करता है कि वे संविधान के प्रावधानों के अनुरूप है अथवा नहीं, और सर्वोच्च न्यायालय यदि इन्हें संविधान के प्रावधानों के अनुरूप न समझे तो उसके द्वारा उन्हें अवैध घोषित किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति अमेरिकी कांग्रेस की विधि निर्माण की शक्ति पर बहुत बड़ा प्रतिबंध है। कोई भी कानून बना दिया यदि अमेरिकी कांग्रेस ने तो उसकी समीक्षा कर सकता है कौन? अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय। और ये न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहाँ से मिली? 1803 का मार्बरी बनाम मेडिसन केस था, उसके माध्यम से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त की गई। अमेरिकी कांग्रेस और ब्रिटिश संसद इन दो व्यवस्थापिकाओं में न केवल शक्ति की दृष्टि से वरन अपने अपने देश की कार्यपालिका के साथ जो संबंध हैं उनकी दृष्टि से भी बहुत बड़े अंतर हैं। ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्थापिका और कार्यपालिका जुड़ी हुई हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य संसद में से ही लिए जाते हैं और वे संसद के प्रति उत्तरदायी भी होते हैं। भारत में भी यही व्यवस्था है दोस्तों। लोक सदन का बहुमत मंत्रिमंडल का समर्थन करता है और इस समर्थन के बल पर ही मंत्रिमंडल शासन व्यवस्था का संचालन करता है।
यदि लोक सदन यानी हाउस ऑफ कॉमन्स बहुमत से अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दे तो मंत्रिमंडल का पतन हो जाता है। इसका एक दूसरा पक्ष यह भी है कि प्रधानमंत्री सम्राट को परामर्श देकर लोक सदन को भंग भी करवा सकता है। तो एक तरीके से वहाँ पर कार्यकाल के संबंध में उतनी निश्चितता नहीं है जितने कि अमेरिकी राष्ट्रपति के संदर्भ में देख सकते हैं, अमेरिकी संसद के संबंध में देख सकते हैं। ब्रिटेन में वास्तविक स्थिति चाहे जो भी हो, सिद्धांत में संसद विशेषतया हाउस ऑफ कॉमन्स यानी लोक सदन मंत्रिमंडल का स्वामी होता है। अमेरिका में शक्ति विभाजन के सिद्धांत को अपनाने के कारण कांग्रेस और राष्ट्रपति एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं। राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के सदस्य कांग्रेस के सदस्य नहीं हो सकते। राष्ट्रपति और कांग्रेस न केवल एक दूसरे से अलग हैं बल्कि आज़ाद भी हैं, स्वतंत्र भी हैं। कांग्रेस महाभियोग के अतिरिक्त अन्य किसी प्रक्रिया से राष्ट्रपति को 4 वर्ष की निश्चित अवधि के पूर्व उसके पद से नहीं हटा सकती और न ही राष्ट्रपति कांग्रेस के किसी सदन को भंग कर सकता है। यद्यपि सैद्धांतिक दृष्टि से अमेरिकी कांग्रेस की स्थिति ब्रिटिश संसद की तुलना में बहुत कम महत्वपूर्ण है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से अमेरिकी कांग्रेस को ब्रिटिश संसद की तुलना में ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं। ब्रिटिश संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि जो कुछ है वह दिखाई नहीं देता और जो कुछ नहीं है वह दिखता है। सिद्धांत में तो संसद की संप्रभुता की बात कही जाती है, लेकिन व्यवहार में द्विदलीय पद्धति और राजनीतिक दलों के कठोर अनुशासन के कारण संसद कैबिनेट के हाथ की कठपुतली बनकर रह गई है। यदि कैबिनेट के पीछे लोक सदन में अनुशासित बहुमत हो तो उसे विधियों के निर्माण और वित्तीय प्रस्तावों को स्वीकार करने में कोई भी कठिनाई नहीं होती है और सामान्यतया कैबिनेट के पीछे लोक सदन के बहुमत की शक्ति होती है। अतः व्यवहार में संसद कैबिनेट पर नियंत्रण नहीं रखती वरन स्वयं कैबिनेट से नियंत्रित होती है और कैबिनेट की शक्ति इतनी बढ़ गई है कि कैबिनेट के अधिनायकवाद की बात भी कही जाने लगी है। लेकिन अमेरिका में स्थिति यह है कि संकट काल में भले ही राष्ट्रपति कुछ सीमा तक कानून निर्माण की शक्तियों का प्रयोग करे, लेकिन शांति काल में वह सीधे ही विधायी क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता है। तो इस लिहाज से हम देखें तो दोनों में बिल्कुल विरोधमूलक संबंध हैं। समानताएं तो नगण्य हैं और अंतर या विभिन्नताएं दोनों में ज़्यादा हैं। तो इस तरीके से हमने अमेरिकी कांग्रेस और ब्रिटेन की संसद, जो कि संसदों की जननी है, उसके मध्य जो संबंध तो नहीं, दोनों के मध्य क्या क्या अंतर हैं उनके बारे में हमने चर्चा की। धन्यवाद।